जी बच्चे, हम 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि ये बच्चे जो है वो आ जाएं, फिर हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। बेटा मुझे मैसेज भी कर दें आप लोग प्रेजेंस पे। करता है। नहीं, वीडियो और ऑडियो जो है उसे ऑफ कर दें आप लोग। जी बच्चे, आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एम्फीबियंस का, जो कि है रिप्रोडक्शन एंड पेरेंटल केयर आप कह लें। इसमें हम जो है रिप्रोडक्शन को देखेंगे, उसकी पेरेंटल केयर को देखेंगे और उनमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो वोकलाइजेशन है उसे देखेंगे, और साथ में हम मेटामॉर्फोसिस का भी जिक्र करेंगे कि किस तरीके से इनकी डेवलपमेंट जो है वो होती है। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं एम्फीबियन रिप्रोडक्शन एंड पेरेंटल केयर जो है। एम्फीबियंस को अगर हम देखें बेटा, तो दीज आर डायोइशियस। डायोइशियस मीन सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल इंडिविजुअल जो है वो अलहदा से होते हैं, और एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो होता है और दूसरे के अंदर जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो होता है। ठीक है, सो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अलहदा से इंडिविजुअल्स के अंदर होते हैं। सो डायोइशियस जो है वो हमें ये नज़र आते हैं। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें बेटा, ज़ाहिर है मेल के अंदर जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो उसमें गोनेड होंगे, वो टेस्टिस होंगे, और फीमेल और उनके अंदर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के जरिए से स्पर्म बनेंगे, और जो फीमेल हैं उनके अंदर जो गोनेड्स है दीज आर द ओवरी, और उनके अंदर जो है एग्स जो है वो ओवोजेनेसिस के अंदर से जो ज़रिए से जो है वो बनेंगे। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो हमें ए न्यूरन्स के अंदर, स्लेमेंडर्स के अंदर और सिसिलियंस के अंदर जो है वो किस तरह की नज़र आती है। अगर हम ए न्यूरन्स की बात करें तो ए न्यूरन्स के अंदर हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो नज़र आती है, और जहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो और वहाँ एग के इर्द गिर्द जो है वो
कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग्स भी ना हो, तो वहाँ पर हमें क्योंकि ऐसे एग जिनके गिर्द प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती, तो उन एग्स का जो मॉइस्चर है, उन एग के जो वाटर लॉस है, उसको किस तरीके से बचाया जाता है या उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है वाटर लॉस को, तो उसके लिए डिफरेंट अडोप्टेशन जो है वो करनी पड़ती हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, तो वो ज़्यादातर मॉइस्ट हैबिटेट्स के अंदर जो है वो हमें नज़र आती है, या ऐसी जगहों पर होती है जहाँ पर पानी बहुत नज़दीक हो और पानी जो है वो फ्लडिंग के ज़रिए से उन एग्स तक जो है वो पहुँच जाए, ताकि वहाँ पर जो है उनकी वो ड्राई ना हो जाए, वो जो एग्स हैं। स्लेमेंडर जो होते हैं बेटा, इनके अंदर हमें अगर हम टोटल स्लेमेंडर्स की बात करते हैं तो उनमें 90% जो स्लेमेंडर हैं उनमें हमें जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन नज़र आती है, और 10% ऐसे हैं जिनके अंदर हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो नज़र आती है। जब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए फिर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स का होना ज़रूरी है जो कि ट्रांसफ़र कर सकें स्पर्म्स को इनटू द फीमेल फ्रैग। तो इनमें जो है बेटा ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो स्पर्मेटोफोर्स जो है, और ये स्पर्मेटोफोर जो होती हैं ये गैदरिंग्स होती हैं मीन के स्पर्म्स की, और स्पर्म्स इनके अंदर होते हैं, और ये ख़ास ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो इन स्पर्मेटोफोर्स को जो है वो रिलीज़ करते हैं, और फिर फीमेल जो है वो वहाँ से इनको पिक करती हैं, मीन अपने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो है वो इन्हें लेकर जाती है। तो स्लेम जो हैं उनके अंदर हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी नज़र आती है, और सिसिलियन जो है उनके अंदर हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही नज़र आती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें नज़र नहीं आती। और इनमें जो है बेटा जो क्लोएकल वॉल है, जो क्लोएका है इनका, उसकी जो वॉल है, तो उससे ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, इंट्रोमिटेंट स्ट्रक्चर्स जो कि ट्रांसफ़र करते हैं स्पर्म्स को फ्रॉम मेल इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सो फर्टिलाइजेशन जो है वो हमें इस तरह से इनमें एक्सटर्नल, क्योंकि ज़्यादातर ए न्यूरॉन्स हैं, तो ज़्यादातर जो है वो हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नज़र आती है, जबकि बाकी के जो दो ग्रुप्स हैं सिसिलियन और स्लेमेंडर, तो उनके अंदर हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो डोमिनेट करती हुई जो है वो नज़र आती है। इसके बाद जो है बेटा फैक्टर्स हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं इंटरनल, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन हैं, हार्मोन जो होते हैं वो इनकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को और टाइमिंग्स जो है उनको जो है डिटरमाइन करते हैं, बट द प्रोडक्शन ऑफ दोज हार्मोन दैट इज़ अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं बेटा उनकी उस पर जो है वो इनके हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है, और फिर जो है ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो है वो शो करते हैं। तो अगर हम इन्वायरमेंट को देखते हैं तो हमारे पास हम बिग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक टेम्परेट रीजन होते हैं, और दूसरे ट्रॉपिकल रीजन होते हैं। टेम्परेट रीजन जो होते हैं बेटा इनमें ब्रीडिंग जो है वो सीजनल जो क्योंकि यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है टेम्परेट रीजन के अंदर, तो जो टेम्परेचर है वो रोल प्ले करता है इन द ब्रीडिंग एक्टिविटी, जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है उसके अंदर। और इन रीजन्स के अंदर ज़्यादातर जो स्प्रिंग का सीज़न होता है या समर सीज़न होता है, तो उनके अंदर जो है इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। और जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पर रेनी सीज़न जो है
जो रेनी सीज़न है, जैसे हम पंजाब के अंदर पाकिस्तान में देखते हैं, तो रेनी सीज़न के अंदर जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा विंटर सर्दियाँ होती हैं तो उस वक़्त भी इनकी रिप्रोडक्शन होती नहीं होती, और जब समर का सीज़न आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस वक़्त भी इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होती। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है, रेनी सीज़न आता है, तो फिर ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इनके अंदर जो हार्मोन है, जो उनकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, तो उनकी एक्टिवेशन जो है दैट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। इसके बाद जो है बेटा हम कोर्टशिप बिहेवियर की तरफ आए कि किस तरह से ये जो है मीटिंग जो है इनके अंदर होती है, कोर्टशिप बिहेवियर जो है वो किस तरह से हमें इनके अंदर जो है वो नज़र आता है, क्या ये जो है किस तरह के क्लूज़ देते हैं जिसकी वजह से अपोजिट में मीटिंग टाइप जो है या अपोजिट सेक्स जो है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है या इनकी तरफ जो है वो आता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम स्लेमेंडर्स की बात करते हैं बेटा, तो स्लेमेंडर्स जो होते हैं वो क्योंकि साउंड वगैरह नहीं निकाल सकते, तो ये जो विजुअल क्यूज जो होते हैं उनके ज़रिए से जो है वो मीटिंग जो है कोर्टशिप के लिए जो है वो दूसरे अपोजिट जो जेंडर है, ये सेक्स है, उसको जो है प्रिपेयर करते हैं या उसको इतला देते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं जो ए न्यूरॉन्स हैं, तो ए न्यूरॉन्स के अंदर वोकलाइजेशन हमें नज़र आती है मीटिंग कॉल्स की शक्ल के अंदर के जब ब्रीडिंग सीज़न आता है तो उसके नतीजे में जो मेल हैं वो स्पेसिफिक जो है वो कॉल करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, और वो आवाज़ जो है बेटा उसको अपोजिट जो सेक्स है, जेंडर है, फीमेल जो है वो उसको परसीव करती हैं, और उसकी वजह से गैदरिंग समटाइम के अगर कहीं और किसी और जगह पर हैं तो वो फिर जो है उस जगह की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं, ठीक है, ताकि रिप्रोडक्शन जो है वो हो सके। तो वोकलाइजेशन जो है बेटा वो हमें नज़र आती है, और फिर वोकलाइजेशन के बाद जो जब वो फीमेल्स जो हैं और डिफरेंट जेंडर जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके बाद टेक्टाइल क्यूज जो हैं मीन टच के जो क्यूज हैं उनकी बॉडी जो है जिस तरीके से मेल जो है उसकी ग्रेस्पिंग जो है या उसका जो टच करना है फीमेल को, तो उसके ज़रिए से जो है फिर आगे फर्टिलाइजेशन जो है या कोर्ट शिप जो है या आगे मीटिंग का प्रोसेस जो है वो होता है, ठीक है। इसके अलावा जो अगर हम सिसिलियन की बात करते हैं, तो सिसिलियन के अंदर ये बिहेवियर हमें बहुत कम नज़र आते हैं, मीन के क्लियर नहीं है, क्योंकि इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और इनमें जो है वो हमें इस तरह के बिहेवियर जो है वो नज़र नहीं आते। इसके बाद जो है बेटा अगर हमने जैसे बात की है वोकलाइजेशन की, तो वोकलाइजेशन जो है सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ जो फ्रॉग हैं या ए न्यूरॉन्स हैं वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के दौरान ही जो है वो अम, अ, आवाज़ निकालते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो है साउंड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की जो साउंड हैं उनका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। पहली है एडवर्टीजमेंट कॉल। एडवर्टीजमेंट कॉल जो होती है ये रिप्रोडक्शन के लिए होती है, मीन के ये रिप्रोडक्शन के लिए मेल जो है जो कॉल करता है जब रेनी सीज़न आता है। आप देखते हैं कि फ्रॉग्स की आवाज़ जो है वो आना शुरू हो जाती है। बेसिकली दीज आर द एडवर्टीजमेंट कॉल कि ये फीमेल्स को, एक तो एडवर्टीजमेंट कॉल का काम ये है कि ये फीमेल को जो है वो इतला पहुंचाना कि अब रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए जो है वो मेल तैयार है और सीज़न आ गया। सेकंड जो है ये टेरिटोरियल बिहेवियर के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है कि एक रीजन है, एक पोर्शन है, अगर वो किसी मेल वहाँ से एडवर्टीजमेंट कॉल कर रहा है तो इट मीन्स कि वो पोर्शन जो है दैट इज़ नो स्पेसिफिक फॉर दैट मेल।
और इसके अलावा जो है जो समटाइम्स के ये ए न्यूरॉन्स जो होते हैं ये डिफरेंट पोर्शंस के अंदर होते हैं, तो जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो इन एडवर्टीजमेंट कॉल की वजह से ये वहाँ पर जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो एडवर्टीजमेंट कॉल जो है ये रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो होती हैं। उसके बाद जो है रेसिप्रोकेशन कॉल्स हैं। रेसिप्रोकेशन कॉल जो होती हैं ये फीमेल्स की कॉल है, कि फीमेल जो है बेटा वो इन रिस्पॉन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट कॉल, कि जब मेल आवाज़ निकालते हैं तो उन आवाज़ों के जवाब में जो है वो फीमेल जो है वो रेसिप्रोकेशन कॉल जो है वो प्रोड्यूस करती है, रेसिप्रोकेशन कॉल्स करती है। और उसके ज़रिए से जो है बेटा पता चल जाता है कि नाउ दैट फीमेल दैट इज़ आल्सो रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। और ये जहन में रखेंगे कि जो एडवर्टीजमेंट कॉल्स जो होती हैं या रेसिप्रोकेशन कॉल्स होती हैं ये स्पीशीज स्पेसिफिक होती हैं, कि एक स्पेसिफिक स्पीशी की जो कॉल होगी उसे उसका स्पेसिफिक जो मेट है, अपोजिट जेंडर है, वही उसका उसको परसीव करेगा और उसका जो है जवाब जो है वो देगा। सो वोकलाइजेशन जो है बेटा जो कन्फ्यूजन होती है मीन के डिफरेंट स्पीशीज़ की मेल और डिफरेंट स्पीशीज़ की फीमेल अगर एक जगह पर हैं तो जो कोटिक है या कन्फ्यूजन है उससे ये बचाती है, कि उससे जो है जो एक ही स्पीशी के मेल और फीमेल हैं उन्हें पता चल जाता है कि दे बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम स्पीशी एंड दे कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये थी एडवर्टीजमेंट कॉल और रेसिप्रोकेशन कॉल। एडवर्टीजमेंट कॉल रिप्रोडक्शन के लिए मेल प्रोड्यूस करता है और रेसिप्रोकेशन कॉल जो होती हैं वो फीमेल जो है वो जवाब देती हैं एडवर्टीजमेंट कॉल का। इसके अलावा जो है बेटा रिलीज कॉल जो होती हैं ये जो है सम टाइम ऐसा होता है कि फीमेल जो है वो रेडी नहीं है फॉर द रिप्रोडक्शन, इमेच्योर है, तो अगर मेल जो है उस फीमेल को फॉर रिप्रोडक्शन जो है वो ग्रेस्प करता है तो वो रिलीज कॉल निकालती हैं, वो साउंड निकालती हैं स्पेसिफिक साउंड जिनको रिलीज कॉल्स कहते हैं, और उनके ज़रिए से मेल जो है उसे पता चल जाता है कि ये फीमेल जो है दैट इज़ नॉट रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन। सिमिलरली अगर आ, आ, जो गलती से जो है वो मेल को फॉर रिप्रोडक्शन जो है एम्प्लेक्सिस जो है उसके लिए ग्रेस्प कर लेता है, तो मेल की जो साउंड होती है विच इंडिकेट द अदर मेल दैट इज नॉट फीमेल, सो ये भी रिलीज कॉल जो है वो कहलाती है। सो रिलीज कॉल्स जो होती हैं वो भी एक किस्म से जो है इंडिकेशन होती हैं रिप्रोडक्शन के लिए ही, कि दे फीमेल दे आर नॉट रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन, आर फीमेल दे बिलोंगिंग फ्रॉम द डिफरेंट स्पीशीज, और मेल्स जो हैं अगर वो ग्रेस्प कर लेते हैं दूसरे मेल को तो मेल्स भी जो है वो रिलीज कॉल्स जो है वो साउंड जो है वो निकालते हैं। और उसके बाद है डिस्ट्रेस कॉल्स। डिस्ट्रेस कॉल्स जो होती हैं ये ऐसी कॉल्स होती हैं जो प्रीडेटर्स जब प्रे के तौर पर इन एम्फीबियंस को पकड़ता है तो उस वक्त भी ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और ये साउंड जो है ये डिस्ट्रेस कॉल जो है वो कहलाती हैं, कि इसमें ये दैट इज़ नॉट फॉर रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के लिए नहीं है, ये उस ट्रबल के लिए हैं कि अब वो जो है वो जो है मुसीबत में आ गए हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि ये साउंड इतनी तेज़ होती है कि वो प्रीडेटर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और प्रे को छोड़ देता है कि ये क्या चीज़ जो है मैंने पकड़ ली है। तो डिस्ट्रेस कॉल जो होती हैं वो एसोसिएट होती हैं डेंजर के साथ, ठीक है, कि प्रीडेटर जो है जब उनको पकड़ता है या उनको खाने की कोशिश करता है, उन पर अटैक करता है, तो उस वक्त जो कॉल निकालते हैं आवाज़ साउंड प्रोड्यूस करते हैं एम्फीबियन, तो ये जो है, और ये एम्फीबियंस कौन से ए न्यूरॉन्स, तो इसे हम डिस्ट्रेस कॉल जो है वो कहते हैं, ठीक है। साउंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स है फ्रॉग के अंदर। अगर हम फ्रॉग में देखें तो फ्रॉग्स के अंदर जो है बेटा लेयरिंग्स हमें नज़र आता है, और लेयरिंग्स के अंदर जो है वोकल कॉर्ड्स होते हैं,
और ये लेरिंजियल ऑपरेटस जो है वेल डेवलप होता है मेल के अंदर। और ये जो है बेटा इसी के साथ अगर हम इनकी ओरल कैविटी के नीचे की तरफ देखें तो वहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें वोकल सैक कहते हैं। और आपने देखा होगा फ्रॉग्स में कि वो वोकल सैक जो है वो उनमें हवा भरती है और फिर वो जो है उनमें से हवा निकलती है। तो ओरल कैविटी की जो लोअर पोर्शन है वहाँ से तो ये इस एयर को जब पास करते हैं थ्रू द लेरिंग्स और वहाँ पर वोकल कॉर्ड्स मौजूद हैं तो उन वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से साउंड जो प्रोडक्शन है वो जो है साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। और मसल्स अटैच होते हैं बेटा, ये मसल्स जो है उन वोकल कॉर्ड की जो टेंशन है उसमें जो सख्ती आप कह लें, ये टेंशन जो आ जाती है कि अगर वो लूज होंगे वोकल कॉर्ड्स तो साउंड जो है वो हाँ आसानी से गुजर जाएगी और उनमें वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन जब ये जो है तने हुए होंगे या टेंशन में होंगे तो फिर जब एयर इनमें से पास करेगी तो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस जो है साउंड प्रोडक्शन जो है वो होगी। सो मेल फ्रॉग्स के अंदर जो है ये जो साउंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स है वो बड़ा वेल डिवेल्प होता है। लेकिन फीमेल्स के अंदर भी होता है क्योंकि फीमेल्स ने डिस्ट्रेस कॉल्स भी देनी होती हैं और रिलीज कॉल्स भी देनी होती हैं और समटाइम जो है रेसिप्रोकेशन कॉल्स जो है वो भी देनी होती हैं। तो फीमेल्स के अंदर भी होता है बट मेल के अंदर जो है ये वेल डिवेल्प जो है वो हमें नज़र आता है। उसके बाद जो है पेरेंटल केयर की अगर हम बात करें बेटा, पेरेंटल केयर हम कहते हैं कि वालदेन जो है वो अपने बच्चों की या यंग वंस की जो है वो किस तरह से केयर करते हैं, किस तरह से उनको जो है वो बचाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर से बचाते हैं और प्लस जो है वो अदर एनिमल से या प्रीडेटर से किस तरह से उनको जो है वो बचाते हैं। पेरेंट्स जो है बेटा दो होते हैं, एक मदर होती है और एक फादर होता है। तो जो मदर हिफाजत करती है बच्चों की उसे हम मैटरनल केयर कह देते हैं और जो फादर जो है वो प्रोटेक्शन करता है अपने बच्चों की तो उसे हम पैटर्नल केयर जो है वो कह देते हैं। मैटरनल केयर जो है अगर हम देखें बेटा तो जो सिसिलियन है या जो सलेमेंडर्स हैं इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इनके अंदर विविपैरिटी हमें नज़र आती है या ओवो विविपैरिटी हमें नज़र आती है। विविपैरिटी मीन बच्चे जन्म देना, क्योंकि अपने इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, डेवलपमेंट इंटरनल होती है और बच्चे जो है वो फिर बर्थ के बाद बाहर निकलते हैं। ओवोविविपैरिटी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, कुछ डेवलपमेंट इंटरनल होती है और कुछ डेवलपमेंट जो है वो एक्सटर्नल होती है। तो यहाँ पर मदर, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल बॉडी होती है तो मदर जो है वो हमें प्रोटेक्शन करती हुई नज़र आती है उन यंग वंस की, उन एम्ब्रियोज की जो कि उनकी बॉडी के अंदर जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो है पीपा जो है वो एक जीनस है एन्यूरन्स की। तो उसमें जो है बेटा फीमेल जो है वो एग्स को मीन फर्टिलाइजेशन एन्यूरन्स के अंदर हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। तो ये वो जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनको अपनी बैग के ऊपर जो है सेक्स के अंदर जो है वो इनको एग्स को फर्टिलाइज्ड एग को जो है वो डिपॉजिट कर लेती हैं और वहाँ से फिर टोटल डेवलपमेंट जो है वो वहाँ पर होती है और वहाँ से फिर जो बच्चे हैं वो बाहर निकलते हैं। इसी तरीके से एक और स्पीशी है जो है रियोबैट्रिक्स जो है ये एक्चुअली ये स्पीशीज जो है बेटा ये काफ़ी अरसे से देखी नहीं गई है। नियर अबाउट 1980s जो है उसके बाद इस स्पीशी को जो है वो देखा नहीं गया है। तो इस स्पीशी की जो फीमेल्स हैं कहा यह जाता है कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन इस स्पीशी की फीमेल्स जो हैं वो स्टोमिक के अंदर मीन जब या तो वो जो एग फर्टिलाइज होते हैं उस वक़्त ये उनको माउथ के ज़रिए से अपने स्टोमिक में ले जाती हैं या लार्वल कंडीशन के अंदर ये स्टोमिक के अंदर ले जाती हैं। तो ये स्टोमिक के अंदर जो है उनको डिपॉज़िट करती हैं और वहाँ से जब उनकी डेवलपमेंट हो जाती है तो फिर माउथ के ज़रिए से उनको बाहर निकालती हैं।
और इस दौरान इनमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनकी प्रोडक्शन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, स्टोमिक के अंदर वो स्टॉप कर जाती है। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रोडक्शन वहाँ पर होती रहे तो फिर वो एग जो हैं जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनकी प्रोडक्शन इनमें स्टॉप जो है वो कर जाए। उसके बाद पेरेंटल केयर जो है बेटा, पेरेंटल केयर जो होते हैं ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में पैटर्नल केयर है। सो फादर जो केयर करता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की शक्ल में ही करता है कि जो फर्टिलाइजेशन बाहर होती है, फीमेल ने एग रिलीज कर दिए, मेल ने उनमें स्पर्म स्प्रिंकल कर दिए और फर्टिलाइजेशन हो गई और अब उसके अंदर डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हो गई। तो फीमेल जो है, अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि फीमेल मैटरनल केयर जो है वो करें, फीमेल्स चली जाती हैं और फादर जो है या मेल जेंडर जो है वो अब उन एग्स की जो है वो केयर करता है, वो फर्टिलाइज्ड एग जो है उनकी केयर करता है। ठीक है, तो इसे हम जो है पैटर्नल केयर जो है वो कह देते हैं। और इसमें क्या वो वर्क परफॉर्म करता है, उनको क्लीन करता है, उनको को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है उन एग्स को, अगर वो टेक्सटाइल इन्वायरमेंट के अंदर है। ठीक है, प्रीडेटर से उन एग्स को जो है वो बचाता है। ठीक है, और अगर उनमें कुछ एग जो है उनमें डेड हो गए हैं, एम्ब्रियोज जो है, तो फिर उन एग्स को जो है सॉर्ट आउट कर देता है, उनको अलहदा कर देता है, ताकि जो है वो जो है बाकी के जो एग हैं वो जो है उनमें सही डेवलपमेंट जो है वो हो सके। तो दैट इज कॉल्ड पैटर्नल केयर, कि पैटर्नल केयर जो है वो हमें इनमें नज़र आती है। उसके बाद जो है बेटा हम मेटामॉर्फोसिस की तरफ आते हैं। मेटामॉर्फोसिस जो है बेसिकली एब्रप्ट स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, बिहेवियरल चेंजेस होती हैं जब एक लार्वा जो है वो एडल्ट के अंदर चेंज होता है। मीन के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जब फर्टिलाइजेशन होती है एग से लेकर अडल्ट होने तक वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। तो ये जो स्टेजेस से गुजरता है ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो है वो कहलाती हैं। और मेटामॉर्फोसिस जो है होती हैं बेटा ये डिपेंड करती है इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर कि इन्वायरमेंट कैसा है, फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है। ठीक है, सो उस पर डिपेंड करती हैं। और मोस्टली आप देखें कि ये जो स्टेजेस हैं जिनसे मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पास आउट होता है, तो हर स्टेज की जो फीडिंग है या डाइट जो है वो डिफर होती है। तो इस लिहाज से इनमें कंपटीशन नहीं होता। मीन एडल्ट के अंदर और लार्वी के अंदर डाइट के लिए, फूड के लिए कंपटीशन जो है वो नहीं होता, और उसकी वजह से सर्वाइवल चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, सर्वाइवल चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। एंड दैट मेटामॉर्फोसिस दैट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरो सेक्रीशंस। जो नर्वस सिस्टम है बेटा वो सेक्रीशन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। ठीक है, और जो एडिनो हाइपोफाइसिस है जिसे हम कह देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस जो पोस्टीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का उसे कहते हैं। तो एंटीनो हाइपोफाइसिस जो है बेटा ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब होता है जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और थायराइड ग्लैंड है। तो ये ग्लैंड जो है ये सेक्रीशंस रिलीज करते हैं और मेटामॉर्फोसिस को जो है वो कंट्रोल करते हैं। अब मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं अगर हम सिसिलियंस और स्लेमेंडर्स के अंदर, तो मेटामॉर्फोसिस जो है बेटा सिसिलियन और स्लेमेंडर्स के अंदर हमें माइनर सी नज़र आती हैं। माइनर सी जो है वो मेटामॉर्फोसिस होती हैं कि इसके अंदर जो है वो ऐसे जैसे ए न्यूरॉन्स के अंदर हमें एग नज़र आता है, लार्वा नज़र आता है, फिर फ्रॉग जो है वो एडल्ट जो है वो बनता है। तो उस तरह से हमें इनमें ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आती। इनके अंदर अगर हमें थोड़ी बहुत चेंजेस नज़र आएंगी तो गिल बन गए हैं, गिल्स लॉस्ट हो जाएंगे। इनके अंदर जो कॉर्डल फिन है वो जब एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहेंगे तो उस वक्त होगा लार्वल कंडीशन के अंदर, और जब ये लैंड पर आएंगे तो कॉर्डल फिन जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो माइनर सी चेंजेस जो है वो इनके अंदर हमें जो है वो नज़र आती हैं। जबकि ए न्यूरॉन्स के अंदर जो है बेटा हमें बड़ी
वाज़ेह किस्म की तब्दीलियाँ नज़र आती हैं कि जब ये पानी के अंदर होते हैं तो इनमें गिल्स भी होते हैं, और इनमें टेल हमें नज़र आती है, इनकी लिम्ब्स नहीं होती। लेकिन जब हम ये लैंड के ऊपर आते हैं तो इनकी टेल ख़त्म होती है, लिम्ब्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, गिल्स की जगह पर लंग्स बनना शुरू हो जाते हैं। इनकी स्किन जो पानी के अंदर जो है बड़ी थिन सी होती है, तो जब ये लैंड के ऊपर आते हैं तो वो थिक होना शुरू हो जाती है, ठीक है? और इसी तरह से इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी तब्दीली आती है कि जब ये लार्वल कंडीशन में होते हैं तो उस वक़्त ये एल्गी वगैरह को खाते हैं, लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो उस वक़्त ये इंसेक्ट्स वगैरह को एज़ अ फूड यूज़ करते हैं। तो उस वक़्त इनके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी वेरिएशन जो है वो हमें नज़र आती है, डेवलपमेंट जो है वो हो जाती है। सो मेटामॉर्फोसिस जो है वो ए न्यूरॉन्स के अंदर हमें बड़ी वाज़ेह किस्म की जो है वो नज़र आती है, बहुत वाज़ेह जो है वो ए न्यूरॉन्स के अंदर जो है मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है बेटा पीडोमॉर्फोसिस की एक टर्म इस्तेमाल हुई है, ज़हन में रखेंगे। पीडोमॉर्फोसिस हम कहते हैं कि अगर डेवलपमेंट के दौरान लार्वल कंडीशंस जो हैं वो अगर रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दें तो वो कहलाता है पीडोमॉर्फोसिस। और एक ख्याल ये है, एक अंदाज़ा ये है कि जो सिसिलियन है बेटा, इनके अंदर जो है वो पीडोमॉर्फोसिस जो है वो हमें नज़र आती हैं। स्लेमेंडर्स के अंदर पीडोमॉर्फोसिस जो है वो नज़र आती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मेटामॉर्फोसिस के अंदर हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। मेटामॉर्फोसिस के अंदर हम कहते हैं कि जो है एडिनो हाइपोफाइसिस जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी सेक्रेशन इन्वॉल्व होती हैं। तो ये जो एनिमल हैं इनमें जब डेवलपमेंटल स्टेज जो लार्वल स्टेजेस आती हैं तो उस दौरान ही इनकी बॉडी जो है वो थायराइड ग्लैंड और एडिनो हाइपोफाइसिस की जो हार्मोन हैं जो मेटामॉर्फोसिस के अंदर हेल्प करते हैं, उनके अगेंस्ट बॉडी रिस्पॉन्स देना बंद कर देती है। और उसकी वजह से इनकी वही कंडीशन जो है वो प्रिवेल करती हैं इनके अंदर, और एडल्ट होकर भी ये ऐसे ही जो है वो नज़र आते हैं। तो पीडोमॉर्फोसिस दैट इज़ द activation, reproductively activation of a individual during their developmental stages, that is called pedomorphosis। उसे हम pedomorphosis कह देते हैं कि ये रिप्रोडक्शन के अंदर जो है बेटा अपनी डेवलपमेंट के दौरान जो लार्वल कंडीशन है उसी दौरान जो है ये सेक्सुअली मेच्योर होना शुरू कर देते हैं। तो ख्याल यही किया जाता है कि सिलेमेंडर्स और सिसिलियन जो हैं ये पीडोमॉर्फोसिस के ज़रिए से जो है वो बने हैं, डेवलप हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। सो दिस इज़ अबाउट द रिप्रोडक्शन। डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्शन है, जिसमें मेटामॉर्फोसिस आ गई, वोकलाइजेशन आ गई, डिफरेंट टाइप्स की। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ नॉट रिलेटेड विद द रिप्रोडक्शन, ये अलहदा से टॉपिक है। दैट इज़ द एम्फीबियंस इन पर्ल। पर्ल मीन डेंजर। कि एम्फीबियंस, आजकल एम्फीबियंस ख़त्म होते जा रहे हैं। उनकी वजह क्या है? आजकल जो डिसअपीयर हो रहे हैं, इनकी तादाद जो है कम हो रही है वर्ल्ड के अंदर, तो उसकी वजह क्या है? किस वजह से ऐसा हो रहा है? तो उसकी कुछ रीज़न्स यहाँ पर लिख दी गई हैं, और इसके अलावा भी अभी तक कुछ और रीज़न्स भी हैं जिनको जिनको हम समझ नहीं पा रहे। वन दैट इज़ द देखें, जब हम हैबिटेट को ख़त्म करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, तो हैबिटेट वो जगह इन्वायरमेंट की जहाँ पर वो रहता है, जब हम उसको ख़त्म करेंगे तो वो इंडिविजुअल जो है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसे रहने के लिए उसका हैबिटेट ख़त्म हो गया है, तो वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अब हैबिटेट को हम कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? क्लियर कटिंग फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं हम, और उसकी जगह पर जो है वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या उसकी जगह पर जो है बेटा हम कॉलोनीज बना रहे हैं, उसकी जगह पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो उसकी वजह से हैबिटेट ख़त्म हो रहा है। और ये जो है एक ख्याल ये है कि इस हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से एम्फीबियंस जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। उसके अलावा जो है इंडस्ट्री के अंदर अगर हम देखें, माइनिंग है, ड्रिलिंग है, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस हैं, अर्बन स्प्रॉल है, तो ये तमाम जो है ये भी हैबिटेट को ख़त्म कर रही हैं। और ये हम फॉरेस्ट को क्लियर करके जो है इन चीज़ों को जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है
इफेक्ट पड़ रहा है पॉपुलेशन के ऊपर, और एम्फीबियन जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। उसके अलावा जो है बेटा पीएच, पीएच जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि अगर पीएच जो है वो एसिडिक ज़्यादा हो जाए, 5 या 5 से लेस हो जाए, तो एम्फीबियंस जो है वो वहाँ पर किल हो जाते हैं। और ख़्याल ये किया जा रहा है कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, तो पीएच जो है वो 100% जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। डिक्रीज़ हम कहेंगे कि एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है 100%, और एक्वेटिक एनवायरनमेंट की भी, सॉइल की और इन चीज़ों की। तो ये जो है, ये जो पीएच के अंदर चेंज आ रही है, उसकी वजह से भी इनके जो एग्स वगैरह हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर पानी है उसकी पीएच जो है वो 5 या 5 से कम चली गई है, तो एग्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएँगे। तो पीएच जो है वो चेंज आ रही है, और पीएच में चेंज आ रहा है ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है इंडस्ट्री का, उसकी वजह से। और वही हम सॉइल के अंदर, ज़मीन के ऊपर भी छोड़ते हैं, तो वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम जो है वो आ रहे हैं। उसके अलावा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या है? आप जो है ओजोन लेयर के अंदर होल हो रहा है, हम सुनते रहते हैं, दैट इज़ ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो एयर पॉल्यूशन है उसकी वजह से हो रहा है। और उसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही है, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती है बेटा, जो कि 280 टू 320 नैनोमीटर रेंज तक उनका वेवलेंथ होता है। तो उनकी वजह से भी एग्स जो हैं और एम्ब्रियोज जो हैं वो किल हो जाते हैं एम्फीबियंस के। और जब एग्स और एम्ब्रियोज किल हो जाएंगे, तो उसकी वजह से नेक्स्ट पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। सो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से एम्फीबियंस जो है वो आजकल दुनिया से जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हमें नज़र आती हैं कि कहीं पर जंगलात भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है वो ये ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अदर रीज़न्स भी जो है वो हो सकती हैं, लेकिन मेन जो है कहीं न कहीं पर, अगर हम उन रीज़न्स को भी स्टडी करते हैं, तो यही जो है जो पॉल्यूशन है वो हमें उसके पीछे जो है वो नज़र आएगी। अच्छा, इसके साथ ही एक और टॉपिक है फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन का, वो आप लोग खुद स्टडी करेंगे, उसको खुद पढ़ेंगे। तो ये आज का जो है वो आपका टॉपिक था। एम्फीबियंस जो है बेटा वो आपके ख़त्म हो गए हैं, एंड हो गए हैं एम्फीबियंस। तो आप लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया है सब ने, अगर किसी ने नहीं किया है तो वो मुझे मैसेज कर देगा चैट पर। और अब मैं आपका जो माइक है उसे अनम्यूट कर रहा हूँ, वहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगी, नो यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क क्वेश्चंस। अगर कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको पूछ सकते हैं। जी बेटा, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है अपना, मैंने कहा था कि अपने निक नेम को जो है वो अपना पहले रोल नंबर लिखें, और फिर जो है आप अपना नाम लिखें। अगर निक नेम को इस तरह से कर लेते हैं तो फिर आसानी हो जाएगी अटेंडेंस में। ठीक है, तो आप जो अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे बेटा क्वेश्चन कर ले। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है सैलमेंडर के हवाले से जी। कि वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। ये उसकी जो अपनी होते हैं पर्सनल चॉइस होती है या इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो कि इसको ऐसा मतलब डिसीजन लेने पर मजबूर करते जी, हैं कि अब देखो उसमें ऐसा कौन सी है, फर्टिलाइजेशन कर। लिसन टू मी, कि जो स्लेमेंडर हैं वो जो 90% स्लेमेंडर इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, और 10% जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही स्लेमेंडर जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी करे और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करे, ऐसा नहीं होता। तो जब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो दैट इज़ द बेसिकली जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर ही चेंजेस आती हैं, और उनकी वजह से ही मॉडिफिकेशन होती है, उनकी वजह से ही अडॉप्टेशन आती है। तो वो स्लेमेंडर जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, एज कम्पेयर टू दो स्लेमेंडर्स विच रिप्रोड्यूस एक्सटर्नली, उनके मुकाबले में वो ज़्यादा एडवांस हैं। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन आई हैं जिनकी वजह से कुछ स्पीशीज़ ने जो है वो अडॉप्टेशन आई है उनके अंदर, कि कुछ स्पीशीज़ ने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को ही कंटिन्यू किया है, और कुछ ने जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन को। मोस्टली जो वाटर के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। और जो है बेटा
लिटर्स के अंदर जो ज़मीन के ऊपर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर जो दरख्तों के पत्तों के नीचे जो छुपे हुए होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो करते हैं। जी, और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? सर ये दूसरा क्वेश्चन था कॉल्स के हवाले से, मेल फीमेल आपस में मतलब कॉल्स करते हैं, जी जी जी। क्या इनके दरमियान पहले से अंडरस्टैंडिंग होती है, या अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो फिर सर समटाइम्स ये भी हो सकता है कि अगर मेल कॉल करे और फीमेल का ग्रुप्स आ जाए, या फीमेल कॉल करे मेल का ग्रुप्स आ जाए, तो उस सूरत में फिर वो ब्रीडिंग कैसे करेंगे? हाँ नहीं, ऐसा है बेटा कि एग्रीगेशन तो होता है। एग्रीगेशन से मुराद ये है कि जहाँ पर मेल कॉल करता है वहाँ पर फीमेल जो है वो आती हैं। सम टाइम मेल और फीमेल जो है वो किसी, देखिए एक तालाब है, अगर उसके अंदर जो है मौजूद है मेल, तो फिर वहाँ पर सारे इंडिविजुअल जो है जो इर्द गिर्द के होंगे वहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस को इंक्रीज किया जा सके। ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन एक टाइम के अंदर जो है जो एप्लेक्सिस का प्रोसेस है जिसमें मेल जो है वो ग्रेस्प करता है फीमेल को, और फीमेल जो है वो एग रिलीज करती है, देन मेल जो है वो स्पर्म रिलीज करता है, तो वो एक टाइम में एक के साथ ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो ये कॉल्स हैं इनसे होता ये है कि जो स्पीशीज हैं स्पेसिफिक होती हैं ये कॉल, तो उसी स्पीशीज के इंडिविजुअल जो है वो मूव करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेल कॉल कर रहा है तो उसकी वजह से मेल जो है वो मूव करना शुरू कर दें। उनको परसीव करेंगी फीमेल, और फीमेल जो है वो जो है फिर उस तरफ मूव करेंगे, मेल मूव नहीं करते, ठीक है। यही है कि आवाज़ जो है, साउंड जो है, उसका बेसिक मकसद ये है एडवर्टीजमेंट कि यहाँ पर मेल मौजूद है और मेल साउंड प्रोड्यूस करेगा और फीमेल जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। जी, फीमेल जो है वो अट्रैक्शन के लिए साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, वो रेसिप्रोकेशन कॉल देती है, वो उसका जवाब देती है, दूसरे अल्फाज में आपके। जी जी बच्चे, क्लियर हो गई ये चीज़ें? जी सर क्लियर हो गया सर। चलें जी, और कोई क्वेश्चन किसी ने करना हो? सर ये एम्फीबियंस का न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, तो ये करना है या नहीं करना? बेटा ये मैंने सर्कुलेशन के बाद जो है मुझे ये कहा था कि सर्कुलेशन तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, सर्कुलेशन के बाद मैंने स्टार्ट करवाया था, तो ये सारा करना है। सर आपने जी, सर आपने लोकोमोशन तक कराया था। लोकोमोशन तक करवाया था, नहीं इसे देख लें, आसान। जी सर। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैंने ये करवाया था। हो सकता है किसी आप ऑड और इवन में डिस्ट्रीब्यूटेड थे तो उस वक्त ये मसला हुआ है, तो इसको देखेंगे, आप करेंगे एमसीक्यू तमाम को, जी सर। ठीक है, ओके सर। तमाम को करेंगे। और इसके साथ ही मैं रेप्टाइल के नोट्स आपको भेज देता हूँ, रेप्टाइल के नोट्स आप पढ़ेंगे। ये आज मैं भेज देता हूँ, तो अगले 3 दिन जो है मंडे सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होगी, संडे मंडे ट्यूसडे तक 3 दिन आपकी क्लास नहीं होगी, तो आप रेप्टाइल्स को पढ़ेंगे। बर्ड्स को मैं स्टार्ट करवा दूंगा, रेप्टाइल्स बहुत आसान से मैंने लिख दिए हैं, उनको आप लोग पढ़ लेंगे। बर्ड्स को मैं स्टार्ट करवा दूंगा और मैमल्स को जो है वो करवा दूंगा, रेप्टाइल्स को आप खुद करेंगे। ये 3 दिन हैं, आप इन 3 दिनों के अंदर उसे पढ़ेंगे। मैं आज ही जो है इसके साथ ही आपको वो नोट्स जो है वो भेज देता हूँ रेप्टाइल्स वाले। सर सिलेबस आउटलाइन भी प्रोवाइड कर दें। चलिए ठीक है, मैं आउटलाइन भी साथ में भेज देता हूँ, ठीक है। वैसे सिलेबस थैंक यू सर। पहले दिन शायद आप लोगों को दिया होगा सिलेबस, अगर नहीं दिया तो मैं ईमेल कर देता हूँ, तो उसमें आपको आउटलाइन भी जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। यस सर, आप किसी स्टूडेंट को ईमेल कर दें, फिर आगे सबको मिल जाए। ठीक है बेटा, मैं ईमेल कर देता हूँ ये चीज़ें भी, रेप्टाइल्स के नोट्स भी ईमेल कर देता हूँ और आपका सिलेबस भी ईमेल कर देता हूँ। एम्फीबियंस तक जो है वो बेटा आपका इंक्लूड होगा मिड तक, और एम्फीबियंस के बाद यस। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो फाइनल में इंक्लूड होगा, ठीक है। ओके सर। चलें चलें, कल इंशाल्लाह हम मिलते हैं बर्ड्स के किसी टॉपिक के साथ, और रेप्टाइल जो है वो मैं सेंड कर देता हूँ। फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन जो है वो एम्फीबियंस का वो आप लोग देख लेंगे। और जो है रेप्टाइल्स को आप पढ़ेंगे अगले 3-4 दिनों में जब वो क्लास नहीं होगी, और जो है बर्ड्स को जो है वो हम कल स्टार्ट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।